ठीक है जी। इसमें हमने पढ़ना क्या है, दो चीजों को हमने अंडरस्टैंड करना है। एक है हमारी डेमोक्रेसी, दूसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी टर्म सुना होगा आपने 10th में, 9th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी। क्या होता है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें, हाँ जी, अब वही बता रहा हूँ, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लीडर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो इलेक्टेड होता है और उसको लोग इलेक्ट करते हैं। इसके अगेंस्ट कौन सा सिस्टम होता है? मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? किंगशिप, जिसमें राजे होते हैं, राजों को लोगों ने सिलेक्ट किया। राजे कैसा राजा बना? क्योंकि उसका बाप राजा था। ठीक है, अगला राजा कैसे बनेगा? उसका बेटा राजा होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी लीडर है उसको लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो डेमोक्रेसी के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी। कौन कौन से सुने? सुना होगा ये कहीं ना कहीं 10th में ही। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग, इसका काम है लॉज को बनाना। एग्जीक्यूटिव का लॉ एग्जीक्यूशन, लॉज, उन्हीं लॉज को फॉलो करवाना। और जुडिशरी का टू कीप चेक, किन के ऊपर? इसके ऊपर और इसके ऊपर। क्या इसने लॉ ठीक बनाया? क्या इसने लॉ ठीक चलाया? ठीक है, ये 3 ऑर्गन्स है डेमोक्रेसी के। अब लेजिस्लेचर जो है और एग्जीक्यूटिव जो है, दिस इज द वेरी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि दिस इज इलेक्टेड। जो लॉ मेकिंग बॉडीज है इलेक्टेड है सारी, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जीक्यूटिव है ये भी इलेक्टेड बॉडीज है। चौथा तो मीडिया होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो बाद में हमने बोल दिया कि जी जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब लेजिस्लेचर में आता क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। फेडरल का मतलब क्या होता है? सुना है टर्म फेडरल? क्या होता है? फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। एक केंद्रीय सरकार है, एक राज्य सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पूरी कंट्री को गवर्नेंस प्रोवाइड करना। स्टेट गवर्नमेंट का काम है अपनी स्टेट को सिर्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करना। हरियाणा सरकार सिर्फ हरियाणा के लिए काम करेगी, लेकिन जो केंद्रीय सरकार है वो पूरी कंट्री के लिए काम करेगी। तो यहां पे हमारे पास एक लेवल है सेंट्रल लेवल और एक लेवल है स्टेट लेवल। अब डेमोक्रेसी तो दोनों में ही है ना, ऑर्गन्स तो दोनों में ही काम करेंगे। तो सेंट्रल लेवल पे लॉज कौन बनाता है? लॉज कहां पे बनते हैं सेंट्रल लेवल में? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट इज सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब सेंट्रल लेवल पे उन्हीं लॉज को इंप्लीमेंट कौन करेगा, कौन चलाएगा? ये होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सेंट्रल, या इसको हम यूनियन गवर्नमेंट में बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव, हाईएस्ट कौन सा होता है? प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट का क्या काम होता है? लॉ को फाइनल असेंट देना। मतलब जब पार्लियामेंट ने कानून बनाया तो उसके बाद जो लॉ है ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। दो ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास, या एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना। और भी होते हैं, वो हम करेंगे जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो उसको एक्सेप्ट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। तो लॉ को चलाने में सबसे बड़ा हाथ है प्रेसिडेंट का। और जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, ये होते हैं जुडिशरी सेंट्रल लेवल पे। अब स्टेट लेवल पे आ जाते हैं। स्टेट लेवल पे लॉज कौन बनाता है? वेरी गुड, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसके मेंबर्स को हम एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट के लेवल पे एग्जीक्यूटिव कौन होता है? गवर्नर। जो काम यहाँ पे प्राइम प्रेसिडेंट का है वही काम यहाँ पे गवर्नर का है। ठीक है, और यहाँ पे हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे। अब देखो ये जो ऑफिसर्स हैं सारे, ये क्या है? इलेक्टेड है। लोगों ने वोट किया पार्लियामेंट में, एमपी
जो एमपी जो होते हैं, लोकसभा जो है पार्लियामेंट का, उस लोगों ने वोट किया, इधर भी लोगों ने वोट किया एमएलए को, एमएलए ने मिलके प्रेसिडेंट को वोट किया और प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट किया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, डेमोक्रेसी डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। ठीक है, तो जो लोग इलेक्ट होते हैं या तो डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। अब जो एमपीज है, एमएलए हैं, ये डायरेक्ट है क्योंकि लोगों ने वोट किया है। दिस इज इनडायरेक्ट, हमने जिसको वोट किया है उसने आगे इसको वोट किया है। दिस इज इनडायरेक्ट, हमने जिसको आगे वोट किया है, उन्होंने जिसको वोट किया है उसने आगे उसको वोट किया। ये एक्चुअली इलेक्टेड नहीं होता, ये अपॉइंटेड होता है। इसकी कोई इलेक्शन नहीं होती गवर्नर की। प्रेसिडेंट को जो अच्छा लगा उसको अपॉइंट कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट उस लेवल पे पहुंचा है किसी को अपॉइंट करने के लिए, वो तो लोगों की वजह से पहुंचा है। ठीक है, तो इसलिए ये डेमोक्रेसी का पूरा पार्ट है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये रूल करेंगे कंट्री को। दूसरी तरफ जुडिशरी जो है ये इंटेग्रेटेड है, ये अलग चलती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 50 में बोल दिया सेपरेशन ऑफ पावर्स, के पावर्स को हमने सेपरेट रखना है। अब ये इंटीग्रेटेड नहीं है। यहां पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, नीचे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसके नीचे सेशन कोर्ट्स होते हैं। अब जो भी जज पर्सन लगता है वो पहले सेशन कोर्ट में जाता है, फिर प्रमोट होकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, फिर प्रमोट होकर हाई कोर्ट जाता है, फिर प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो बिल्कुल नीचे से आया, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। एमएलए प्रमोट होकर एमपी थोड़ी बनता, या गवर्नर प्रमोट होकर प्रेसिडेंट थोड़ी बनता। इनकी तो अपनी इंडिविजुअल इलेक्शंस होती है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम। चलो स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहीं से नोट्स भी बनेंगे। हाँ जी, लिखना भी है यहां से। पॉलिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब डेमोक्रेसी समझ आ गया, अब ये सब कुछ कहां पे दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे पहले डिमांड उठी वो एक पर्सन थे, एमएन रॉय। 1920s में इन्होंने डिमांड किया था कि इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, 1920s में। अब 1920s में यहां पे क्या था, ब्रिटिश एम्पायर था, अंग्रेजों का राज था। ठीक है, ये लिखना कुछ नहीं, समझना है बस कि कॉन्स्टिट्यूशन आया क्यों। फिर उसके बाद ईयर आ गया 1939 का। 1939 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, ब्रिटिश ने हेल्प मांगी, ये ब्रिटिश एम्पायर जो है इन्होंने हेल्प मांगी इंडियन से कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करो। इंडियंस ने बोला तो सपोर्ट करेंगे अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दोगे तो। ठीक है, तो फिर ब्रिटिश एम्पायर ने अलग अलग मिशंस भेजे इंडियन के साथ कंसेशन करने के लिए, जैसे ऑगस्ट ऑफर है, क्रिप्स मिशन है, मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे हम सारे। ठीक है, फाइनली 1946 में एक प्लान आया जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, ये जो प्लान है, ये प्लान आया कि इंडियंस जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इससे पहले भी प्लान है, लेकिन उसमें क्या था कि एक असेंबली बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, पर उसमें अंग्रेज भी होंगे, तो इंडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि अंग्रेज क्यों बनाए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये असेंबली बनेगी कैसे, थ्रू वोटिंग। पूरे इंडिया में लोग वोट करेंगे इस असेंबली की मेंबरशिप के लिए। इसमें टोटल कितनी सीट्स थी, 389 सीट्स होंगी, 389 मेंबर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट होंगे, और इनका क्या काम होगा, टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, ये इनका काम होगा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसमें लीडर्स मिले और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। और इसमें जो ये ड्राफ्ट करना है, इसमें एक कमेटी बनी जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो बने उनका नाम था बी.आर. अम्बेडकर, इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी.आर. अम्बेडकर। बहुत सारी कमेटीज बनी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अभी भी पार्लियामेंट में ना कमेटीज होती है पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, जैसे कि प्रोविंसेस के ऊपर कमेटी, माइनॉरिटी अफेयर्स के ऊपर कमेटी, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कमेटी, जो अलग अलग एरियाज में काम करेगी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या है, बेसिकली इसका क्या काम था कि हमने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो हमने कहां कहां से उसकी रेफरेंस लेनी है। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हम सोर्सेज भी पढ़ेंगे कि कहां कहां से लिया गया, तो हमने कुछ यूके से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, कुछ कनाडा से लिया, कुछ ब्रिटेन से लिया।
ठीक है, तो वो काम था मेनली ड्राफ्टिंग कमेटी का। इसमें कुछ 7 से 8 मेंबर्स थे और इस कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये अराउंड 1946 में इन्होंने स्टार्ट किया और 1949 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। 26 नवंबर 1949, जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा होता है, अपने एनसीईआरटी बुक्स के आगे प्रीएम्बल पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला। ठीक है, तो ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो 2 मंथ्स के बाद ये एनफोर्स हो गया, लागू हो गया। ठीक है, कंप्लीट हुआ था इस डेट को, लागू हुआ था इस डेट को, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। ठीक है, क्लियर। चलो लिखो, फर्स्ट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेडिंग सॉरी 1920s नहीं था, 1934 में था ये जो आइडिया आया था फर्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के बाद। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट वाज इन 1934, it was in 1934 that the idea of constituent assembly that the idea of constituent assembly was put forward by M.N. Roy, was put forward by M.N. Roy in 1938. In 1938 Jawaharlal Nehru declared that 1938 Jawaharlal Nehru declared that Indian Constitution would be framed Indian Constitution would be framed without outside interference, without outside interference. Next point, this demand was accepted by British government. This demand was accepted by British government under Cabinet Mission Plan of 1946. Under Cabinet Mission Plan of 1946. नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें क्या है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 389। टोटल स्ट्रेंथ 389, जिसमें से 296 मेंबर्स जो थे ये थे ब्रिटिश इंडिया के, एंड 93 मेंबर्स वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। अब डिफरेंस क्या दोनों में, जो एरियाज ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर है वहां से इतने मेंबर्स थे, बाकी इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स भी तो थी, तो वहां से इतने मेंबर्स थे। तो ये जो मेंबर्स थे देवर इलेक्टेड, इन मेंबर्स को इलेक्ट किया था डायरेक्टली लोगों ने उस ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस के, जैसे पंजाब प्रोविंस था, बंगाल प्रोविंस था, महाराष्ट्र बॉम्बे प्रोविंस था। ठीक है, ये जो मेंबर्स थे देवर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस, जो उस पर्टिकुलर किंगडम का प्रिंस होगा उसने नॉमिनेट किया था इन मेंबर्स को। ठीक है, तो मतलब ये जो बॉडी थी, इट वाज नॉट टोटली इलेक्टेड बॉडी, इट वाज पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ठीक है, तो नीचे स्टार लगा के लिख लो, इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई।
ठीक है जी। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है तो इसका कोई ना कोई लीडर होगा, उस लीडर को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोलेंगे। लेकिन अब प्रेसिडेंट किसको बनाए? ठीक है। तो एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, फ्रांस में एक प्रैक्टिस होती है कि जब हमें पता नहीं है, हम जब इलेक्शन नहीं हुई तो जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होता है, सबसे बड़ा, उसको यूनानिमसली सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो प्रेसिडेंट बने विदाउट एनी इलेक्शन, ठीक है, उनका नाम था, नेक्स्ट लिखो पॉइंट, डॉक्टर सजीदानंद सिन्हा became the president became the president following French practice, became the president following French practice as he was the oldest member, as he was the oldest member। ठीक है जी। पर बाद में इलेक्शंस हुए फिर, ठीक है, लिखो लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड, लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the Dr. Rajendra Prasad became the first elected president. Dr. Rajendra Prasad became the first elected president. ठीक है जी, समझ आया यहां तक? पुडुचेरी था बस। हाँ। गोवा पोर्टुगीज के अंडर था, दमन एंड दीव भी पुडुचेरी के अंडर था। नहीं नहीं नहीं, वो तो इंडिया का पार्ट ही नहीं था। वो तो बाद में 1965 में जाके इंडियन पुलिस ने जबरदस्त के उसको एक्वायर किया। ठीक है, अंग्रेजों, अभी तो हम भी आजाद नहीं हुए इस टाइम पे, 1946 में भी हम कहाँ आजाद हुए हैं। ठीक है, क्या शोर मचाया? क्लियर है? समझ आ गया यहां तक? फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑन 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू adopted objective resolution adopted objective resolution and laid down the fundamentals and laid down the fundamentals and philosophy of constitution, laid down the fundamentals and philosophy of constitution। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या आया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स क्या होंगे, मतलब उसके फाउंडेशन क्या होगा और उसकी फिलॉसफी क्या होगी। ठीक है, एंड दिस लेटर बिकेम द प्रीएम्बल। हमारे प्रीएम्बल में यही कुछ बताया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स के बारे में बताया। फंडामेंटल्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे हमारे प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो प्रीएम्बल है। ठीक है, तो ये वही चीज पहले अडॉप्ट की गई। फिर उसके बाद मीटिंग्स चलती रही।
जवाहरलाल नेहरू इस टाइम पे कांग्रेस के लीडर थे, जो कि मेजोरिटी पार्टी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, इसलिए बाद में वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लिखो, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ, जिस एक्ट के अंडर इंडिया को आजादी मिली, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ। अब इस इंडिपेंडेंस एक्ट के आने की वजह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे चेंज हो गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो अभी चल ही रही है, अभी 1946 में तो बनी है, अब तो 6-7 महीने हुए हैं, तो उसका नेचर कैसे बदला। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, ये इसका काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। लेकिन इंडिपेंडेंट कंट्री में हमें लॉज भी तो चाहिए, अब कंट्री बनी है तो कानून भी तो बनेंगे। ये कानून थोड़ी बना रही है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है, तो ये कंट्री जब इंडिपेंडेंट हो चुकी है तो वहां पे कोई ना कोई तो बॉडी होनी चाहिए ना, जो लोगों के लिए कानून बनाएगा। तो इस एक्ट में क्या आया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये एक और काम करेगी। क्या काम करेगी, लॉ मेकिंग का काम करेगी। ठीक है, तो लॉ मेकिंग के काम करने की वजह से ये क्या बन गई, एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई। लेजिस्लेचर का मतलब यही है लॉ मेकिंग, तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट जो है वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव बॉडी का लीडर कौन होता है, जैसे लोकसभा के लीडर कौन है, मतलब लोकसभा में लोग किसको एड्रेस करके बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय, उसको हम बोलते हैं स्पीकर। सुना है टर्म स्पीकर। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है, तो ही इज द लीडर ऑफ हाउस। ठीक है, तो फिर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो कोई ना कोई लीडर ऑफ द हाउस भी होगा। तो यहां पे जीवी मालवांकर थे, जिनको फर्स्ट स्पीकर बनाया गया पार्लियामेंट का, और ये इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट बनी। कौन क्या बना इंडिया का फर्स्ट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर 1951 में दोबारा इलेक्शंस हुए, जो कि इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे। जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए। तो इससे पहले जो ये लोकसभा बनी, इसके लिए इलेक्शंस नहीं हुए थे, इलेक्शंस तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए हुए थे, लेकिन ये काम यही कर रही है। क्लियर, लोकसभा और राज्यसभा क्लियर करना। आज के टाइम पे हमारा क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, ये है सेंट्रल लेवल पे। दूसरी तरफ स्टेट लेवल पे हमारे पास क्या है, दो हाउसेज हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये हर स्टेट में नहीं है, ये एक्सेप्शन है, सिर्फ 6 स्टेट्स में, हम करेंगे बाद में। आपने सिर्फ इस पे फोकस करो अभी, क्योंकि हरियाणा पंजाब हिमाचल में यही एक ही है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब लोकसभा, नाम से पता लग रहा है लोग, हाउस ऑफ पीपल। तो यहां पे कितने मेंबर्स हैं, 545 के राउंड मेंबर्स हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्टेड बाय द, मतलब ये 545 पूरे इंडिया को 545 सीट्स में डिवाइड कर दिया। हर सीट पे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं, उस सीट से जो जीतता है वो यहां के बैठता है। मान लो चंडीगढ़ एक सीट है ये 545 में से, अब चंडीगढ़ पे आप है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तीनों के लीडर्स आके बैठेंगे। ठीक है, इलेक्शन लड़ेंगे, जो जीतेगा वो यहाँ के बैठेगा, जैसे किरण खेर बीजेपी से जीती वो यहाँ के बैठ गए। ठीक है, अब ये 545 में से जिस भी पार्टी को मेजोरिटी सीट्स मिलेंगी वो क्या बनाएगी, यहाँ पे गवर्नमेंट, सरकार बनाएगी, और उस पार्टी का जो लीडर होगा वो क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर। सेम लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसे स्टेट को कुछ सीट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसमें से जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसका जो लीडर क्या बनेगा, सीएम, चीफ मिनिस्टर। अब आते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा में है 250 सीट्स। राज्य में का मतलब क्या होता है, स्टेट्स। तो ऐसे पूरे इंडिया में स्टेट्स को 250 सीट्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ये सीट्स ना पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड होती है, जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे ज्यादा सीट्स है, जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन वहां पे कम सीट्स है। जैसे 545 में सबसे ज्यादा सीट्स यूपी में 80 सीट्स, सबसे कम गोवा में 10 सीट्स। ठीक है, ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव गोवा की, यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में 400 सीट्स है, और गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स है, पॉपुलेशन में डिपेंड करता है। ठीक है, अब राज्यसभा मतलब स्टेट, तो यहां के जो मेंबर्स हैं वो कहां से आएंगे, क्या टाइम था, क्या टाइम हो रहा है, 9:30 से भी ऊपर हो गया।
तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं यहां पे वो वोट करते हैं इन मेंबर्स के लिए। ठीक है, अब मान लो जैसे 250 में से पंजाब को 4 सीट्स अलॉटेड है, तो ये 4 सीट्स पे कौन से मेंबर्स होंगे, उनकी इलेक्शन कौन करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो 117 मेंबर्स है पंजाब के। ठीक है, अब ये 117 मेंबर्स को किसने इलेक्ट किया? पीपल, लोगों ने। तो लोगों ने इसको इलेक्ट किया, इन्होंने इसको इलेक्ट किया, ये राज्यसभा जाके बैठ गए। जो लोकसभा के हैं वो डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट कर दिए, तो इन राज्यसभा के मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। प्लस साथ में यहां पे 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, ये प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, आपको भी कर सकता है, आपको भी एमपी बना सकता है प्रेसिडेंट अगर उसको लगे तो। ठीक है, हाँ 12 सीट्स मतलब 12 मेंबर्स, उस सीटों में 12 मेंबर्स बैठेंगे ना। ठीक है, क्लियर? सेम लॉ मेकिंग, 2 हाउसेज है, एक में हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक में हम स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की भी तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, इसलिए लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट्स, काम दोनों का सेम है। अब पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, कानून बनता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ कोई बिल, कोई भी ड्राफ्ट कि हमने कानून बनाना है, वो लोकसभा में पास किया जाएगा, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में पास किया जाएगा, फिर फाइनली ऊपर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। एक और प्रोसीजर है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दो, राज्यसभा में पास हुआ, फिर लोकसभा में गया, फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर यहां से प्रेसिडेंट के पास चला गया। ठीक है, समझ आया? समझ आ गया? लोकसभा राज्यसभा क्लियर हो गया? हुआ क्लियर? टाइम पे आना था यार, चलो कोई नहीं। अब वेरी गुड, चलाना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, एक पेज छोड़ दो बस, बाद में फोन तो है ना अभी, इनसे फोटो खींच लेना। ठीक है, एक पेज छोड़ दो, हेडिंग लिखो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें क्या लिखा कि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसका, सुन लो आपको बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कर रहे हैं जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। बिल्कुल अभी मैंने स्टार्ट ही किया, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। ठीक है, तो लिखो असेंबली बिकेम, फर्स्ट पॉइंट, असेंबली बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई जिसका काम है कानून को बनाना। फॉर एनैक्टिंग, फॉर इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज, फॉर इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर फ्री इंडिया, फॉर फ्री इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, whenever assembly met as a constituent body, whenever assembly met as a constituent body, it was presided by, कौन प्रेसाइड करता था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मिल रही है? तो लिखा हमने, कौन बनी इलेक्टेड प्रेसिडेंट? कहां है ध्यान? फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने, देखो पढ़ो। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इंडिया के पहले राष्ट्रपति भी बने, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सो व्हेन एवर बॉडी मेट, असेंबली मेट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, इट वाज हेडेड बाय या प्रेसाइडेड बाय या चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेमीकोलन। व्हेन इट मेट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, व्हेन इट मेट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, it was chaired by G.V. मालवांकर, G.V. मालवांकर, G.V. मालवांकर, ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
आजाद भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर जीवी मालवांकर। क्लियर यहां तक? अब 1947 में एक और चीज हुई, एक तो हमें आजादी मिली, दूसरा क्या हुआ? पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना। अब पार्टीशन होने की वजह से बहुत सारे एरिया पाकिस्तान में चला गया, तो टोटल हमने स्ट्रेंथ देखी थी, कितनी थी? 389। अब पार्टीशन में चला गया तो सीट्स कम हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टोटल स्ट्रेंथ केम डाउन टू, द टोटल स्ट्रेंथ केम डाउन टू 299 after partition. The total strength came down to 299 after partition. ठीक है, अब इसके अलावा कॉन्स्टेंट असेंबली के कुछ और फंक्शंस भी थे जो उसने अडॉप्ट किए, तो छोटा सा सब पॉइंट बना लो, अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं बस। फर्स्ट, इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट पॉइंट, इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। और लास्ट पॉइंट, इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। क्लियर? नेशनल एंथम क्या है हमारा? हाँ जी। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वेरी बैड, वंदे मातरम। सुना? वंदे मातरम, सुजलान सुफलाम मलयज शीतलाम, आता है? गाया नहीं स्कूल में कभी? सुनाओ फिर। इतना नहीं यार, सिंगर नहीं पता मेरे को, मेरे को तो लता मंगेशकर वाला ही पता जो स्कूल में बजता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेशनल एंथम हमारा किसने लिखा है? जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। और नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ये हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी करेंगे, टेंशन में। तो हिस्ट्री नहीं हुई अभी आपकी? आपकी हो गई है, पॉलिटी नहीं हुई आपकी, फिर दोबारा करनी है? इट्स माय लाइफ। अदर फंक्शंस ऑफ कांस्टेंट असेंबली, हैशटैग नहीं है, हैश है ये अकेला। चलो फाइनली लास्ट पॉइंट, फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन, finally the constitution was adopted on 26th November 1949, adopted on 26th November 1949। इस डे को हमने अडॉप्ट कर लिया, एंड एनफोर्स्ड, लागू हुआ, एनफोर्स्ड ऑन 26th January 1950, 26th January 1950। इसी के नीचे स्टार लगा के पॉइंट लिखो, इट कंटेन्ड अ प्रीएम्बल, एक प्रीएम्बल, 8 शेड्यूल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहां कहां से अडॉप्ट किया है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेबल बनाना बस, ठीक है। इधर लिखना है सोर्स और इधर लिखना है फीचर्स। सोर्स में हम लिखेंगे कंट्री, कौन सी कंट्री से लिया और क्या क्या फीचर लिए, ठीक है। सोर्स में जो फर्स्ट सोर्स है वो है, कंट्री नहीं है वो कोई, वो एक एक्ट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी 1935 में, जिस एक्ट में हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो हमने बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो 80% चीजें वो हमने इसी एक्ट से ली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जल्दी जल्दी लिखो बस। फीचर्स में लिखो फर्स्ट ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। सेकंड फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। एंड थर्ड इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये तीन चीजें ली है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। सेकंड ब्रिटेन, ब्रिटेन या जो भी इंग्लैंड है वहां से हमने क्या लिया। फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे, अभी नए चीजें लग रही होंगी। क्यों? कितने बजे आना होता है? 9:30 आ जाती है, बस आज ही लेट थी। तो 9 बजे क्लास थी आज। बैठो सलमान, पानी पिला दो, पानी ठंडा। क्वालिटी आपकी हुई नहीं पहले? अभी तुमने स्टार्ट करनी है इस बैच में शुरू से, आपकी मर्जी है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। ब्रिटेन से फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ, कानून का राज इंडिया में, रूल ऑफ लॉ। थर्ड है कैबिनेट सिस्टम, जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बनती हैं, कैबिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है बाय कैमरलिज्म, बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म मतलब बाय मतलब दो, तो टू हाउसेस, जैसे पार्लियामेंट के टू हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो हमने ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन में के पार्लियामेंट में भी दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऐसे। एंड लास्ट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये जो एमपीज हैं उनके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, जैसे वो अरेस्ट नहीं हो सकते कभी भी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो किसी का मर्डर कर दे पर एमपीज अरेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। थर्ड लिखो अमेरिका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। सेकंड है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास। जुडिशरी की यही पावर है चेक रखने की, तो उस पावर को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। वो किसी भी सेंटर के या स्टेट के लॉ के ऊपर अपना रिव्यू ले सकता है। नेक्स्ट इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट, IMPEACHMENT, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट मतलब रिमूवल,
कि प्रेसिडेंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। एंड लास्ट ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये भी हमने अमेरिका से लिया। फोर्थ लिखो आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड। आयरलैंड से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ली है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और दूसरी चीज ली है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, टोटल है नॉमिनेटेड जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12, ठीक है वो बोले। नेक्स्ट कंट्री लिखो फिफ्थ कनाडा, कनाडा। कनाडा में फर्स्ट लिखो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जैसे हमने पहले किया था, ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट में, पर सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है, जो हमने कनाडा से लिया है। कनाडा से हमने एक और चीज ली है रेजिडरी पावर्स विद सेंटर, रेजिडरी पावर्स विद सेंटर। रेजिडरी पावर्स क्या होती है, एनीवन, ये वो पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसी नया इशू आ जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसके ऊपर लॉ मेकिंग की पावर, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, साइबर लॉज, ये आज का टॉपिक, आज का इशू है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तो ये चीजें थी नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी चीज आएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई, तो उसके ऊपर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी है, साइबर लॉज है, आईटी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसके ऊपर जैसे कोविड-19 आ गया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। नेक्स्ट कंट्री लिखो ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन विद सेंटर, सेंटर के पास होंगी ये पावर्स। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमारे पास तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक स्टेट लिस्ट है, उसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसमें वो सब्जेक्ट है जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, इस पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। नेक्स्ट जर्मनी, नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। जर्मनी से हमने एक ही चीज ली है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट यूएसएसआर, एट्थ यूएसएसआर। यूएसएसआर कौन सी कंट्री है, यूएसएसआर जो है उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, रशिया। 1991 से पहले जो रशिया था, उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, तो अकेला रशिया बच गया, लेकिन उस टाइम पे तो यूएसएसआर था। तो वहां से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से। एंड दूसरी चीज वहां से हमने ली है आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल।
एंड लास्ट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट प्रोसीजर। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करेंगे तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? संशोधन। ठीक है, और एक और चीज है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसी में साउथ अफ्रीका में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हमने राज्यसभा के कहां से लिए? आयरलैंड से। इलेक्टेड मेंबर्स का प्रोसीजर कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हमने जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से लिए, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिए, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमने यूएसएसआर से लिए। तीनों चीजें हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि ये पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें आते हैं। पार्ट 1 है यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 है सिटीजनशिप। ट्राई करेंगे हम आज ही स्टार्ट कर ले। ठीक है, क्लियर हो गया? सोर्सेस, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस थे। इसके अलावा कोई भी चीज है वो हमारी अपनी ओरिजिनल है, जैसे कि पंचायती राज हो गया, अर्बन लोकल बॉडीज हो गया, हमने कहीं और से नहीं अडॉप्ट किया, ये हमारी अपनी चीज है। मैक्सिमम 80-90% हमने बाहर से लिया, इसलिए इतना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। इसमें कहा जाता है 2 years 9 months and 11 days, इतना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। मतलब खुद कैलकुलेट कर लो, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई और लास्ट मीटिंग हुई 26 नवंबर 1949। तो फ्री टाइम बैठ के कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट लिखो शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने शेड्यूल थे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में? 8 ओरिजिनली जब बना। आज कितने? 12। आज 12 शेड्यूल्स है, ओरिजिनली 8 थे, मतलब उसके बाद 4 और आए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आए तो उसके लिए कोई ना कोई अमेंडमेंट आया होगा, तो आपको अमेंडमेंट याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सा शेड्यूल आया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कुछ नहीं है, इसमें लिखा हुआ है, लिखो शेड्यूल 1 में नेम्स ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड its jurisdiction and its jurisdiction। तो शेड्यूल 1 में क्या रखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं उसके नाम, कौन सी यूटीज हैं उसके नाम, और उसकी ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? नहीं, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ अथॉरिटी। किस एरिया पे आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर है। जैसे अब साथ में क्लास चल रही, कोई और टीचर है, उधर मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मेरी ज्यूरिसडिक्शन इधर है,
क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी अथॉरिटी इधर है। ठीक है, तो हर स्टेट की अथॉरिटी अपनी स्टेट में होती है। अब पंजाब सरकार हरियाणा के लिए लॉज नहीं पास कर सकती, या हरियाणा सरकार जेएंडके के लिए लॉज नहीं पास कर सकती, क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है उधर, एरिया ऑफ अथॉरिटी नहीं है उधर। जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं हम कह सकते, ये पॉलिटिकल बाउंड्री हम कह सकते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है डिफेंस के लॉज बनाने की, क्योंकि जो डिफेंस एज अ सब्जेक्ट है ये सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है, तो वो सेंटर के पास उसकी जुरिस्डिक्शन। स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती। स्टेट का सब्जेक्ट है जैसे एग्रीकल्चर, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है स्टेट, स्टेट की पावर्स और स्टेट के नाम, और यूटीज, यूटीज की पावर। अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मोहाली के लिए नहीं लॉस पास कर सकती। अगर कोविड-19 के केसेस आ गए तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मोहाली में थोड़ी लॉकडाउन लगाएगी, चंडीगढ़ में लगाएगी। पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तो है ना एक। ठीक है, यूनियन के अंडर तो आ ही रहा है, डायरेक्ट ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से आते हैं। जो चंडीगढ़ जो यूटीज है वहां पे भी तो एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के एजेंट है। अब पंजाब चंडीगढ़ में क्या है, जो पंजाब का गवर्नर होगा वो बाय डिफॉल्ट चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा हमेशा। तो अभी पंजाब का गवर्नर कौन है, या चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वैसे भी है कोई। उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, सुना। चलो, तो कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में, पूछ रहे हो कि बता रहे हो। वो तो अभी फिर से काम 2019 में चेंज हुआ था, 4 साल हो गए उस चीज को। कुछ नहीं हुआ अभी तो। अभी क्या हुआ है, करना है आपने वो अलग बात है। कितनी स्टेट्स है, ऐसे कम हुई ना। एक स्टेट यूटी बन गई तो 28 ही है 2019 से, अभी नहीं हुआ। पहले 28 होती थी 2014 में, फिर तेलंगाना बनी तो 29 हो गई, फिर अब 28 हो गई। और यूटीज कितनी है, 9, 7। आप भी बोलो कुछ, कैसे। अगर एक स्टेट 2 यूटीज बनी है, देखो पहले 7 थी, एक स्टेट थी जे एंड के, वो 2 यूटीज में डिवाइड हो गई। कौन कौन सी 2 यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो यूटी 7 से 9 हो गई, लेकिन आज यूटीज 8 है। एक 2 यूटीज थी, दादरा नागरा वैली और दमन एंड दीव, सुनिए ये दो, ये दोनों मर चुकी हैं, अब एक ही बन चुकी है। और अब नहीं बनी, 2020 में बनी थी, 3 साल से ऊपर हो गए। 26 जनवरी 2020 को ये वो आया था, अमेंडमेंट एक्ट आया था। लॉकडाउन से भी पहले का है ये, कोविड से भी पहले का है। कोविड को कितना टाइम हो गया, तीसरी चौथी वेव आगे निकल गई। समझ आ गया। फर्स्ट शेड्यूल लिखो, शेड्यूल 2, प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोविजंस रिलेटेड टू सैलरीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सैलरी को क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख लो, एमलमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में सैलरी को एमलमेंट बोलते हैं। ठीक है, लैटिन वर्ड है ये, एमलमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली एमलमेंट लिखा हुआ है, आप सैलरी से याद कर सकते हो, सैलरी नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉमा अलाउंसेस, एमलमेंट्स कॉमा अलाउंसेस कॉमा प्रिविलेजेस एटसेट्रा, प्रिविलेजेस एटसेट्रा। किस किस की, जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं कंट्री में, सारे याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं कौन कौन से। प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई आर्टिकल है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर है। ये सारे, इनके पास कितनी सैलरीज है इनकी, क्या क्या अलाउंसेज है इनके, क्या क्या इनके प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं उस पोजीशन के, वो शेड्यूल 2 में बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट लिखो शेड्यूल 3। इसमें है फॉर्म्स ऑफ
oaths and affirmations. Forms of oaths and affirmations. जैसे जितने भी ऑफिसेस पे जब भी आप इलेक्ट होते हो तो आपको ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है, और एफर्मेशन होता है उस ऑफिस के प्रति आप कितने लॉयल रहोगे, कितने मतलब पॉजिटिवली काम करोगे। जैसे तो ना मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, मैं अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा, ये सारा एफर्मेशन। और फॉर्म ऑफ ओथ किस किस तरह की ओथ है और ओथ कौन दिलवाता है, ठीक है, वो तो अलग अलग दिलवाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट है तो उसकी ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है, या प्राइम मिनिस्टर है उसकी ओथ प्रेसिडेंट दिलवाता है, स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर उसकी ओथ गवर्नर दिलवाता है, और हाई कोर्ट के जजेस की गवर्नर दिलवाता है। ठीक है, ऐसे कि किस किस तरह की ओथ है और कौन कौन दिलवाता है। हर एक बंदे की ओथ होती है, जो एमएलए तक ओथ होती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं सब अपने ऑफिस में बैठने से पहले ओथ लेते हैं। अगर 6 महीने तक ओथ नहीं लेते तो इनके ऊपर फाइन होता है। पता है कितना फाइन होता है? 500 रुपए। चलो शेड्यूल 3 हो गए। शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 में लिखो एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में जितनी भी सीट्स हैं लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और राज्यसभा में जितनी भी सीट्स हैं उसकी इलेक्शन कहां से होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो हर एक स्टेट को कुछ सीट्स डिफाइंड है, हर स्टेट को। ठीक है, जैसे पंजाब को 4 मिली हुई है, तो ऐसे पंजाब को कितनी सीट्स एलोकेटेड है? 4। तो ऐसी हर स्टेट को सीट्स एलोकेटेड है, जो कि शेड्यूल 4 में लिखा गया। क्लियर? हाँ हाँ, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सपोज कोई नई स्टेट बनी तो उस स्टेट को भी सीट्स देनी पड़ेंगी। तो उस केस में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है शेड्यूल 4 में। चेंजेस हुए ना, और शेड्यूल 1 में भी हम करेंगे अभी फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि नाम भी तो बदलेगा। नया नाम ऐड करोगे आप तो शेड्यूल 1 में ऐड करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, चेंज आएगा। तो जब भी कोई नई स्टेट बनती है, या कोई एग्जिस्टिंग स्टेट में से नई स्टेट निकाल ली, या फिर किसी स्टेट का नाम या बाउंड्री चेंज की, तो उसमें शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट लानी पड़ती है। ठीक है, ये हम करेंगे अभी, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। शेड्यूल 5 लिखो, शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 प्रोविजंस रिलेटेड टू, शेड्यूल 5 प्रोविजंस रिलेटेड टू administrative control of, administrative control of scheduled areas and tribes, scheduled areas and tribes। ध्यान से सुनना, समझना। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो जो लोग बैकवर्ड क्लासेस के थे उनको डिप्रेस्ड क्लासेस बोला जाता था। ठीक है, हिंदी में उनको दलित्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस शेड्यूल में जो बैकवर्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स, जो बैकवर्ड थी, जिनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, वो इस शेड्यूल में उनका नाम डाल दिया गया, वो कम्युनिटी का नाम डाल दिया गया। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, बैकवर्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। तो जब वो इस शेड्यूल में आ गए तो उनको हम बोलने लगे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, शेड्यूल का मतलब क्या है? जो इस शेड्यूल में मेंशन्ड है, जो कम्युनिटी इस शेड्यूल में मेंशन्ड होगी उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसको कुछ फायदे मिलेंगे, कुछ कंसेशन मिलेंगे, जैसे कि सीट्स रिजर्व्ड मिलेंगी। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यहां स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो इस शेड्यूल में मेंशन है। इसलिए हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसमें शेड्यूल्ड का मतलब ये होता है। क्लियर हुआ? तो जैसे अभी J&K की पहाड़ी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस मिला,
तो उस पहाड़ी कम्युनिटी का नाम इस शेड्यूल में डाल दिया गया। ठीक है, शेड्यूल 5 में। नेक्स्ट शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, schedules related to administration and control of tribal areas in Assam, Mizoram, Tripura and Meghalaya. क्लियर? अब इन 4 स्टेट्स के अलावा अगर किसी स्टेट की किसी भी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस लेना तो हम शेड्यूल 5 में डालेंगे, लेकिन अगर वो इन 4 स्टेट से बिलोंग करती है तो शेड्यूल 6 में डालेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहां पे जो ट्राइबल्स हैं वो अलग कंट्री मांग रहे थे, उस टाइम पे डिमांड कर रहे थे। ठीक है, नागा काउंसिल है, बोडोलैंड है, तो ये चाइनीज का भी इनके ऊपर क्लेम था। ठीक है, चाइना भी इनको डिमांड करना चाहता है, इसलिए इनको एक स्पेशल स्टेटस मिला है। जैसे जेएंडके को स्पेशल स्टेटस मिला था ना, तो ये अंडर 371 एक्ट के अंडर, जैसे 370 हटा तो सिर्फ 370 स्पेशल स्टेटस देता था जेएंडके को, 371 भी है, 371 ए से लेके जी तक है, ABCDEFG, तो वो अलग अलग स्टेट्स को स्पेशल वो देता, स्टेटस देता। ठीक है, स्पेशल स्टेटस क्या है, इन स्टेट्स के अंदर कुछ ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल्स हैं। जैसे कि मान लो एक एरिया है जहां पे ट्राइबल लोग हैं, उस एरिया की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो लोकल विधानसभा के अंडर नहीं है, उनके बीच में अपनी इलेक्शन होती है और वो खुद से अपने लॉज डिसाइड करते हैं। सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया का पार्ट है, और वहां पे आम लोग जा नहीं सकते। वहां पे अगर हमें जाना तो हमें ILP लेना पड़ता, इनर लाइन परमिट। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्पेशल एरियाज है। तो इसको याद कैसे रखना है, AMTM करके याद रख लो, AMTM। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न में 3 स्टेट्स हैं वाली, तीसरी कौन सी है, मणिपुर एक स्टेट। मणिपुर इसमें नहीं आती, बस मैंने ऐसे याद रखा था क्योंकि मणिपुर के पास मनी बहुत है तो इसमें वो आती नहीं है। ठीक है, बाकी 2 हैं और AMTM। क्लियर हो गया शेड्यूल 6। नेक्स्ट देखो शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। Division of powers between union and states in terms of lists. In terms of lists, पहली लिस्ट है यूनियन, या फिर सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, एंड तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। अब यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें। स्टेट लिस्ट में आता है जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर है, वाटर है, इरिगेशन है, ये पुलिस है, ये सारी चीजें। कंकरेंट में जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे कौन से शेड्यूल में है? 7। नेक्स्ट देखो शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 इसमें है लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल 8 में प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं और ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी।
तो विद टाइम इसमें और लैंग्वेजेस जो हैं उनको ऐड किया गया। तो इसमें लैंग्वेजेस जो हैं जैसे कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, उड़िया, मणिपुरी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो भी इंडिया में बोली जाती है। उड़िया, अभी रिसेंटली उड़िया ऐड की गई थी, मतलब जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई थी इसमें 96th अमेंडमेंट हुई थी, वो ये उड़िया को उड़िया किया गया, जब ओडिशा उड़ीसा बना था, याद है ना। चलो क्लियर हो गया शेड्यूल 8। अब जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव में तो हमें जो पूछ लिया जिस भी लैंग्वेज में पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव पेपर आप इन 22 लैंग्वेजेस, सब्जेक्टिव पेपर जो है इन 22 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है। जैसे यूपीएससी का पेपर है, मेंस में जैसे कुछ 9 पेपर्स होते हैं सब्जेक्टिव, तो आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, कोंकणी में दे दो, उड़िया में दे दो। सब्जेक्टिव मींस डिटेल में, जैसे कॉलेज में आप लिखते हो ना आंसर, वैसे लिखने होते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट वाइज नहीं होते, पेपर वाइज होते हैं। जैसे GS1 है, तो GS1 में हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर है और ज्योग्राफी है। GS2 है तो उसमें पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है। GS3 है तो उसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट है। ऐसे पेपर्स डिवाइडेड है। 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, 1 पेपर एसए का होता है, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, 4 पेपर जीएस के होते हैं। नेक्स्ट, अब इतने शेड्यूल्स जो है 8 तक के तो ओरिजिनली थे, अब इसके बाद के जो शेड्यूल्स है वो अमेंडमेंट्स के थ्रू आए। तो नेक्स्ट लिखो शेड्यूल 9। शेड्यूल 9, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस dealing with land reforms और जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम। इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ उस टाइम पे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम चल रहा था बहुत ज्यादा। एक जमींदार होता था जिसके पास पूरा पूरा गांव होता था, ठीक है। तो उस चीज को अबॉलिश करने के लिए जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस आए उसको इस शेड्यूल में डाला गया। एक्चुअली इसमें था क्या कि जैसे मान लो आप जमींदार हो, हम 3 लोग आपके जमीनों पे काम कर रहे हैं, हम टेनेंट, हम किराएदार हैं, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करके जो टेनेंट्स थे उनको ओनरशिप मिल गई और जमीन के टेले, मतलब जमीन के ऊपर कैपिंग हो गई कि एक पर्सन जो है वो 10 एकड़ से ज्यादा जमीन होल्ड नहीं कर सकता। तो मान लो आपके पास 100 एकड़ लैंड थी तो आपको 10 ही मिलेगी, बाकी की जमीन किसको जाएगी, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपकी जमीन के ऊपर काम कर रहा हूं तो वो जमीन का मैं ओनर बन गया। इससे क्या हुआ कि हर पर्सन के पास जमीन हो। अब जमींदारी सिस्टम में क्या है, जो जमींदार है उसको तो एग्रीकल्चर करना आता ही नहीं है, तो वो थोड़ी कर रहा है खेतों में जाके। तो एग्रीकल्चरिस्ट क्लास के पास हो, जो लैंड थी वो ज्यादा नॉन एग्रीकल्चरिस्ट क्लास के पास थी, तो एग्रीकल्चरिस्ट क्लास जो है वो लैंड ओनर बने, ठीक है। तो उसके लिए जितने भी रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसके लिए ये शेड्यूल लाया गया। अमेंडमेंट याद रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। नेक्स्ट देखो शेड्यूल 10th। शेड्यूल 10th इसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। अब इसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ आगे लिख लो, फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ members of parliament and state assemblies, for disqualification of members of parliament and state assemblies।
तो मान लो कोई पर्सन है, मैं हूं, मैं बीजेपी से टिकट ली, मतलब बीजेपी की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया। जीतने के बाद मैंने पार्टी बदल ली, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि मैं डिफेक्ट हूँ, एंटी डिफेक्शन इस लॉ के अंडर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा एक होता है कि मैं अपने पार्टी से इलेक्शन लड़ा, जीत गया, और मेरी पार्टी ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, कोई कानून इंट्रोड्यूस किया, पर मैंने उसके अगेंस्ट वोट कर दिया, मैंने उसके हक में वोट नहीं किया, तो मैं अपनी पार्टी के अगेंस्ट चला गया, तो अंडर डिफेक्शन मुझे रिमूव कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक और चीज होती है इसमें डिफेक्शन की, मान लो मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, आजाद भी लड़ते हैं कई, किसी पार्टी से नहीं लड़ते, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन फाइल किया और जीत गया, लेकिन जीतने के बाद मैंने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो मैं डिस्क्वालीफाइड हूं। ठीक है, तो ऐसे 3-4 प्रोविजंस होते हैं जिसपे आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो अंडर दिस लॉ। होता है, डिस्क्वालीफाई नहीं होते बस। अब डिस्क्वालीफाई करेगा कौन? डिस्क्वालीफाई करने की पावर्स होते हैं स्पीकर के पास। ठीक है, अब स्पीकर मोस्टली जो आता है वो आता है रूलिंग पार्टी से, जो जीती हुई पार्टी है। लेकिन स्पीकर के लिए क्या है, जब वो स्पीकर बन गया तो उसको अपनी पार्टी के साथ अलायंस तोड़ना होता। स्पीकर बनने के बाद वो उस पार्टी से नहीं बिलोंग करता, उसको न्यूट्रल लेना पड़ेगा क्योंकि वो पूरे हाउस का लीडर है, उसमें अलग अलग पार्टीज के मेंबर हैं, लेकिन दिल से थोड़ी पार्टी निकलती है। ठीक है, तो अगर आपकी पार्टी ही डिफेक्शन प्रैक्टिस कर रही है, आपने किसी को अपनी पार्टी में जोड़ा, मान लो बीजेपी का एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि वही मेजोरिटी में है, बीजेपी ने कांग्रेस के 4 एमएलए खरीद लिए। अब अकॉर्डिंग टू डिफेक्शन तो उन 4 एमएलए को हमें डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, पर नहीं होगा क्योंकि स्पीकर जो है वो भी तो बीजेपी से ही आया है, तो वो अपनी पार्टी के 4 मेंबर्स जो जुड़े हैं उनको क्यों डिस्क्वालीफाई करेगा? अपनी पार्टी ही वीक होगी फिर। ठीक है, अपनी पार्टी के मेंबर्स कम होंगे तो ये ज्यादा होता नहीं है, लेकिन है, लॉ है और शरेआम नहीं होता। ठीक है, इसमें लिखो एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट 1985, 52nd अमेंडमेंट 1985। कितने हो गए? शेड्यूल 10 हो गए। नेक्स्ट शेड्यूल 11, शेड्यूल 11 it specifies the power, it specifies the power, authority and responsibilities of, power, authority and responsibilities of पंचायत्स। पंचायत्स, तो जो पंचायत थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था अंडर दिस शेड्यूल, और ये आया था 73rd अमेंडमेंट 1992, एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट 1992। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में इसमें बताया, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज? भूल गया? पंचायती राज में 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं। नीचे विलेज लेवल पे हमारे पास ग्राम सभा होती है जिसका लीडर सरपंच होता है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल होता है, यहाँ पे पंचायत समिति होती है जिसका लीडर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इसकी इलेक्शन होती है बीडीसी की, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, अगर किसी ने कभी वोट डाली हो तो। और थर्ड होता है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसका हेड जिला चेयरमैन होता है। ठीक है, तो ये 3 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, पंचायती राज जो है, अब हमारी कंट्री में जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक्चुअली हमने सेंटर और स्टेट ही पढ़ा, सेंटर है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट 2 तरह की होती है, रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, विलेजेस में और सिटीज में। रूरल एरियाज में होता है पंचायत और अर्बन एरियाज में क्या होता है? हाँ जी, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो शेड्यूल 12, ये पूरा चैप्टर करेंगे हम इस पे, लोकल गवर्नमेंट पे। शेड्यूल 12 इट स्पेसिफाई पावर्स कॉमा अथॉरिटी
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज, ये वाली म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, इट वॉज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट 1992। तो ये साथ साथ में ही आए थे। 92, 74th अमेंडमेंट 1992। ठीक है, तो ये हैं 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो मंडे को हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से, जिसमें हम यूनियन एडेड टेरिटरी फिर पार्ट 2 पार्ट 3 करके अपना सिलेबस आके बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आपका जो मिस हो गया इनसे फोटो खींच लेना, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, और अपना सब्जेक्ट ऐड करवा लेना अपनी आईडी में, पॉलिटी 2023। ठीक है, उस सब्जेक्ट में ये क्लासेस लग रही हैं सारी, अगर आपका कभी कोई रिकॉर्डिंग देखनी है। पीछे सर से, हाँ पीछे सर से प्रशांत सर बैठे हैं, वो करते हैं। ठीक है जी, चलो।